हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल यूनिक क्लासेस। तो आज हम देखेंगे आपका क्लास 11th का फिजिकल एजुकेशन का चैप्टर नंबर 5 जिसका नाम है योग। तो जो आपका चैप्टर है योग, इसके मैं जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं यानी कि जो भी आपके एग्ज़ाम में आ सकते हैं बस वही कराऊंगी। बिकॉज देखो अभी आपका एग्ज़ाम 12 अप्रैल को है एंड आज है 9 अप्रैल। सो आप अगर चाहकर भी इस चैप्टर को पूरा का पूरा करना चाहेंगे तो बड़ी मुश्किल होने वाली है। ठीक है, तो जो भी आपके क्वेश्चंस आ सकते हैं वो हम आज डिस्कस करेंगे, यानी कि क्वेश्चंस नहीं कराऊँ तो जो एक्सप्लेनेशन है वही, बट स्टिल एक ये हमें पता चल जाता है कि क्या टॉपिक आ सकता है, किस तरीके का क्वेश्चन आ सकता है, तो उसके ऊपर आज हम बात करेंगे। ठीक है, तो फटाफट से वीडियो को लाइक कर दो एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दो अगर आप न्यू हैं तो फटाफट से आज हम देख लेते हैं आपका जो योग है उसका अर्थ क्या होता है और साथ ही साथ उसका महत्व क्या होता है। तो देखो, अगर आप खाली एक लाइन में ये लिख कर आते हैं कि योग शब्द की उत्पत्ति संस्कृत के मूल शब्द युज से हुई है जिसका अर्थ है जोड़ना या मिलाना, तो ये इसमें आपको टीचर ओनली हाफ मार्क्स ही देगी अगर आपका क्वेश्चन 2 मार्क का है तो। ठीक है, अब आपको किस तरीके से योग की एक्सप्लेनेशन लिख के आने वो मैं यहाँ पे आपको तरीका बताती हूँ। देखो, आपको सबसे पहली लाइन ये ज़रूर लिखनी है जो यहाँ पे दी हुई है कि जो योग है उस शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई है, संस्कृत के मूल शब्द युज से हुई है। ठीक है, जो संस्कृत है हमारी, पहले के टाइम पे संस्कृत में योग को युज के नाम से जाना जाता था, लेकिन आज के टाइम पे इसको योग जो है वो बुलाने लग गई हैं। ठीक है, और जिसका अर्थ क्या होता है, जोड़ना या फिर मिलाना। तो ये दोनों ही चीज़ें आप लिख सकते हैं। उसके बाद आपको क्या लिखना है, उसके बाद आप लिखेंगे कि योग एक संपूर्ण जीवन शैली अथवा साधना है जिससे व्यक्ति को अपने मन, मस्तिष्क तथा स्वयं पर नियंत्रण करने में सहायता मिलती है। यानी कि जो योग है उससे हम क्या कर सकते हैं, इसमें हम अपनी जो डेली रूटीन है उसमें इसको ऐड करने से क्या होगा, हमारा जो मन है, मन को शांति मिलेगी, मस्तिष्क जो है वो तनावपूर्ण होगा। ठीक है, उसमें तनाव नहीं रहेगा, कोई स्ट्रेस नहीं होगा। क्योंकि देखो, आज की जो टाइम है, आजकल जो मॉडर्न टाइम है, जिस टाइम पे बहुत सारी चीज़ें जो हैं फ़ोन होते हैं इतने सारे, हमें हर चीज़ मैनेज करके चलना पड़ता है, तो उस टाइम पे क्या होता है, हम अपने बॉडी को कुछ भी टाइम नहीं दे पाते। तो उसके लिए जो योग है उसका महत्व और भी ज़्यादा बढ़ जाता है। इसीलिए हमें योग जो है यानी कि जो योगा जो है वो हमें करनी चाहिए। देखो, योग जो है उसी के अंदर योगा भी आता है। जैसे कि आप सभी ने सुना होगा कि काफ़ी लोग बोलते हैं कि हमने तो योगा ज्वाइन किया है और आप करना चाहें तो आप भी कर सकते हैं, बट फिर हम कह देते हैं कि नहीं, हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि हम योगा में 2-3 घंटे लगाएं। तो इसीलिए हम सोचते हैं कि हम अपने घर पे ही थोड़ी छोटी मोटी एक्सरसाइज कर लें। तो आज उन्हीं के बारे में बात करेंगे। तो जो योगा है, योग जो है वो हमारे मस्तिष्क और हम अपने आप पर नियंत्रण कर सकते हैं। ठीक है, इसीलिए अगर आप जो मैंने भी आपको बोला अगर आप वो लिख कर आते हैं तो डेफिनेटली टीचर आपको 2 में से 2 नंबर देगा। अब उसके बाद बात करेंगे इसके महत्व के बारे में। ठीक है, तो इसके महत्व क्या हैं उनके बारे में बात करते हैं, इम्पोर्टेंस जो है इसकी। तो देखो, यहाँ पे आपको ये जो योग है यानी कि जो योगा है, आपको कभी भी इसकी इम्पोर्टेंस कुछ इस तरीके से यानी कि इसका जो महत्व है इस तरीके से नहीं लिख कर आना है एग्ज़ाम में कि शारीरिक रूप में, सामाजिक रूप में, मानसिक रूप में या फिर आध्यात्मिक रूप में। नो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। आप इनमें से कोई एक दो जो पॉइंट्स हैं वो ले लीजिए। जैसे कि आप इस शारीरिक रूप में आप ले सकते हैं रोग से बचाव करता है, नेक्स्ट ले सकते हैं मोटापा घटाता है। ठीक है, और शरीर की सही मुद्रा हो जाती है इससे, शरीर की सही मुद्रा है। तो अब मुद्रा का अर्थ क्या होता है, फिजिकल एजुकेशन में मुद्रा का अर्थ होता है जो हमारी बॉडी है उसका सही पोस्चर हो जाए। यानी कि बैठने का तरीका किस तरीके से होता है, किसी किसी के बैठने का तरीका ऐसा होता है कि उसकी कुबड़ निकली हुई होता है ना। तो ये जो चीज़ें होती हैं, ये जो मुद्रा है हमारे शरीर की उसको भी ठीक करता है, सही करता है। तो ये कर सकते हैं। और आप लिख सकते हैं मानसिक में से तनाव से मुक्ति के लिए। ठीक है, और आप लिख सकते हैं ध्यान बढ़ाने में सहायक है। और आप क्या लिख सकते हैं, एकाग्रता बढ़ाने में सहायक है। ये जो चार पांच पॉइंट है, अगर आप इनको लिखकर एक्सप्लेन करते हैं तो टीचर आपको अच्छे से मार्क्स जो है वो दे देगा। अब किस तरीके से एक्सप्लेनेशन आपको अपनी करनी है, देखो आप सभी को पता है कि जो रोग है उससे बचाने में जो योगा है वो कितनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। यानी कि अगर कोई भी बीमारी लगी हुई है या फिर लग सकती है इन फ्यूचर, तो उसको बचाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, हम योगा कर सकते हैं। अपने खुद से जो वर्कआउट होते हैं वो कर सकते हैं। और साथ ही साथ ये जो शरीर है, शरीर को एक सौंदर्य भी प्राप्त करवाता है। ठीक है,
सुडोल बनाता है, सुडोल शब्द का प्रयोग किया जाता है सुंदरता के लिए, और हमारी सही मुद्रा हमें प्रदान करता है, शरीर की तनाव से मुक्ति दिलाता है। डेली लाइफ में कितने सारे काम होते हैं, उसमें कितना सारा हमारे माइंड पर बर्डन पड़ जाता है, तो उसको थोड़ा सा हम कम कर सकते हैं योगा के थ्रू। कैसे कर सकते हैं? हम अगर मेडिटेशन कर रहे हैं, फिर कोई भी छोटा मोटा जो आसन होता है अगर हम वो कर रहे हैं, तो उससे हमारा ध्यान जो है वो एक तरफ केंद्रित होता है, और इससे ध्यान भी बढ़ता है हमारा, ठीक है, और ध्यान लगाने की जो शक्ति होती है वो भी बढ़ती है, कॉन्सेंट्रेशन हमारा होता है, एकाग्रता होती है हमारी, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आप लिख सकते हैं। और लचक में विकसित करता है, लचक विकसित करता है ये बॉडी के अंदर, और जिससे कि क्या होता है, जो चोट है वो लगने के खतरे कम हो जाते हैं। तो नेक्स्ट आपका आता है कि जो योग है उसके तत्व और अंग। तो ये जो योग है आपका, इसके जो तत्व हैं या फिर इसके जो अंग हैं, इन सभी के आपको नाम जो है वो याद रख लेने हैं। तो ये कितने होते हैं? ये 8 होते हैं, ठीक है। इसको अष्टांग भी बोलते हैं। तो आपका क्या है? पहला है यम, दूसरा है नियम, तीसरा है आसन, चौथा है प्राणायाम, फिर है प्रत्याहार, धारणा, ध्यान एवं समाधि। तो ये आपके 8 हैं। इन सभी के आपको नाम अच्छे से याद होने चाहिए। आपसे पूछा जा सकता है कि इनके जो योग है उसकी डेफिनेशन दो, यानी कि उसकी परिभाषा लिखिए, साथ ही साथ उसके जो योग के तत्व हैं उनको सूची में बंद कीजिए, ठीक है। तो इस तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो आपको ये जो नाम हैं ये अच्छे से लिख कर आने हैं। नेक्स्ट फिर आपका आ जाता है कि इनके बारे में हमें पढ़ना है। तो देखो, आपके जो क्वेश्चंस है ना वो इस तरीके से आएंगे, आपको कभी भी एक्सप्लेन करने के लिए नहीं दिया जाएगा। तो बस ये पूछा जाएगा कि जो आसन है और प्राणायाम है उसमें डिफरेंस क्या है, यानी कि उसमें अंतर क्या है, या फिर इनकी परिभाषा दो। तो आपको इनकी परिभाषा देनी है। तो सबसे पहले बात करते हैं हम अपने आसन की। तो हमारा जो आसन है आखिरकार वो होता क्या है? देखिए, हम जब आसन कर रहे हैं तो ये क्या होती है? एक लंबे समय तक सुखपूर्वक बैठने की स्थिति होती है। आसन का सही मतलब क्या होता है कि हम बहुत टाइम तक, लंबे टाइम तक क्या कर सकें। लंबे टाइम का मतलब ये नहीं कि 1-2 दिन तक, नो, यानी कि हाफ आवर या फिर 1 आवर, इस तरीके से, या फिर जिसको जितना हो सकता है वो उतना कर सकता है, वो सभी के ऊपर डिपेंड करता है। तो लंबे समय तक जो सुखपूर्वक बैठने की स्थिति है उसी को हम आसन कहते हैं। और अगर हम दूसरे शब्दों में कहें इसको, तो इसको हम कह सकते हैं कि आसन शरीर की वह स्थिति है जिसमें शरीर को सरलतापूर्वक रखा जाता है। यानी कि जो आसन है उसमें हम कितने अपने शरीर को बिल्कुल रिलैक्स करके रखते हैं, सरलतापूर्वक रखते हैं, कोई उसमें मुश्किल वाली बात होती ही नहीं है। और हम आसन जो है वो किसके लिए करते हैं? बेसिकली हमारा जो पोस्चर है, आसन जो है उससे हमारा जो पोस्चर है वो अच्छा होता है। जो मुद्रा मैंने आपको बताई थी, मुद्रा को हम आसन भी बोलते हैं दूसरे शब्दों में। तो आपको याद रखना है कि अगर आपको कहीं पे आसन लिखा हुआ दिखे कि शरीर का आसन जो है, शरीर के आसन हेतु, तो उसका अर्थ होता है शरीर की मुद्रा हेतु, ठीक है। क्लियर है यहाँ से? यानी कि शरीर के पोस्चर हेतु। अब नेक्स्ट आपका आता है प्राणायाम। प्राणायाम आपका क्या होता है इसके बारे में भी अभी हमें डिस्कस करना है। तो देखो, जो आपका प्राणायाम है वो किन शब्दों से मिलकर बना है? वो मिला है प्राण प्लस आयाम से, यानी कि इन 2 शब्दों से मिलकर बना है, प्राण प्लस आयाम से। और इसके जो 3 पूरक होते हैं, 3 इसके जो टाइप्स होते हैं, अंग होते हैं, वो क्या होते हैं? वो होता है आपका पूरक, कुंभक और रेचक। देखो यहाँ पे इन्होंने थोड़ा सा जो टेबल है उसमें थोड़ी सी गड़बड़ी की है। क्या करना है हमें? पहले हमें पूरक करना है, फिर हमें कुंभक करना है, और फिर हमें रेचक करना है। आप सभी ने प्राणायाम तो किया ही होगा कभी ना कभी अपने स्कूल में, घर पे, या फिर किसी बड़े को करते हुए देखा होगा। इसमें क्या होता है, हम अपने बिल्कुल ऐसे लाथी प्लाथी मारकर बैठे हुए होते हैं, पालथी मारकर बैठे हुए होते हैं, स्ट्रेट होती है हमारी बॉडी, और हम अपने जो सांस है उनको एक बार लेते हैं, फिर अंदर रोकते हैं और फिर छोड़ते हैं। ऐसा सभी ने कर रखा है, आप सभी ने देखा भी होगा ऐसा, ठीक है, करते हुए। तो ये होता है हमारा प्राणायाम। अब इसके अंग कौन से होते हैं? पूरक। पूरक का अर्थ होता है श्वास लेना, यानी कि सांस लेना। पहले हम सांस लेते हैं, फिर आता है कुंभक, यानी कि सांस को रोकना, हम सांस को रोकते भी ऐसे करके। फिर रेचक, यानी कि हम छोड़ रहे हैं ऐसे, इस तरीके से। तो आई थिंक आपको मेरी वॉइस सुनी नहीं होगी, बट मैंने अभी करके दिखाया था, ठीक है। रेचक का अर्थ होता है श्वास बाहर निकालना। तो क्लियर है यहाँ से ये तीनों ही चीज़ें आपको। अब उसके बाद हम बात करते हैं जो हमारा आसन है।
आसन जो है वो पतंजलि के अनुसार क्या है, आसन का अर्थ क्या होता है, स्थिर सुखम आसनम। स्थिर सुखम आसनम अगर आप इसे लिख कर आते हैं तो बहुत ही अच्छा होगा, बहुत अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा आपका टीचर के ऊपर। एंड इसका अर्थ भी आपको बताना है, अर्थात लंबे समय तक सुखपूर्वक बैठने की स्थिति को आसन कहते हैं। ठीक है। प्राणायाम क्या होता है, प्राणायाम दो शब्दों से मिलकर बना है, प्राण और दूसरा आयाम। प्राण का अर्थ होता है जीवन ऊर्जा और आयाम का अर्थ होता है नियंत्रण श्वास व प्रश्वास पर, यानी कि श्वास लेना और फिर छोड़ने पर जो हम नियंत्रण करते हैं उसको हम आयाम कहते हैं और इससे मिलकर बनता है प्राणायाम। क्लियर है यहाँ से। उसके बाद देखो, उसके बाद आपको ये भी थोड़ा सा पढ़ लेना है कि जो ये यम है ये क्या होता है, ये होता है अहिंसा, सत्य, असत्य, ब्रह्मचर्य, अपग्राहिक इत्यादि सामाजिक अनुशासन के संदर्भ में सम्मिलित, यानी कि जो सामाजिक अनुशासन होते हैं उसके संदर्भ में क्या सम्मिलित है, यम। फिर नियम क्या है, जिसकी सोच हो गया, संतोष हो गया, तप हो गया, ईश्वर हो गया। ठीक है। स्वयं अनुशासन, यानी कि जो स्वयं के कुछ नियम हम बना लेते हैं ना, जैसे कि इस टाइम पर हमें सुबह उठकर ये कार्य करना है, फिर ये करना है, फिर ये करना है, इस तरीके से किसी किसी का टाइम टेबल होता है, तो उसी से आप रिलेट करते हुए चल सकते हैं, यानी कि स्वयं से, खुद से जो अनुशासन हम रखते हैं वो होता है नियम। फिर है आसन, जो मैंने समझा दिया, प्राणायाम फिर मैंने समझा दिया। उसके बाद है प्रत्याहार, यानी कि विवेक, ज्ञान और संतुलन, जिसमें हम विवेक रखें अपने ऊपर, ज्ञान और संतुलन हमारा बना रहे। उसके बाद फिर आपका नेक्स्ट आता है, देखो वैसे तो मैं आपको एक समझा रही हूँ, तो आपको ये जो है ये थोड़ा थोड़ा इतना याद कर लेना है, क्योंकि इसमें से ज़्यादा नहीं पूछा जाएगा, बस यही पूछा जाएगा कि आसन और प्राणायाम के बारे में बताइए, उससे ज़्यादा नहीं पूछा जा सकता है। ठीक है। उसके बाद है धारणा, यानी कि बोधात्मक व संघात्मक, यानी कि किसी किसी की धारणाएं होती है ना उस तरीके से। फिर है ध्यान, ध्यान यानी कि एकाग्रता रखना, कॉन्सेंट्रेशन होना हमारा किसी तरफ। और फिर है समाधि, समाधि यानी कि ईश्वरीय एक संग। ईश्वरीय एक संग का क्या अर्थ है, समाधि आप सभी ने सुन रखा है ना, कि जिसमें हम अपनी सुध बुध खो देते हैं और केवल ईश्वर को ही पाने के लिए सोचते रहते हैं। आपने देख रखा है कि हम कहीं कहीं घूमने जाते हैं जब, जो ऐसे पवित्र स्थान होते हैं, है ना, जैसे कि उत्तराखंड जाते हैं, हरिद्वार जाते हैं, या फिर जो काफ़ी सारे ऐसे होते हैं स्थल, वहाँ पे जब हम जाते हैं तो वहाँ पे काफ़ी लोग हमें समाधि करते हुए दिखते हैं, यानी कि वो हमें एक तरीके से, हम उनको सोचते हैं कि वो मेडिटेशन कर रहे हैं, बट समाधि जो है वो 1-2 दिन की नहीं होती, वो काफ़ी लंबे समय तक की होती है। ठीक है। कम से कम 1 मंथ की तो वो होती ही है। उसमें क्या होता है, उस समाधि में वो अपने आप को भूल कर परमात्मा से, कहते हैं ना आत्मा का मिलन परमात्मा से हो रहा है, उसी को समाधि यहाँ पर बताया गया है। ठीक है। तो यहाँ से आपका क्लियर हो जाती है बात कि ये हमारे आखिरकार होते क्या हैं। तो अब बात करेंगे अपना नेक्स्ट, हमारा क्या आ जाता है, नेक्स्ट हमारा आ जाता है कि प्राणायाम जो है उसके 3 चरण। प्राणायाम के 3 चरण अगर आपसे पूछे जाएं तो वो भी आपके यही हैं। क्या है, पूरक, रेचक और कुंभक। इनको याद कर लीजिए, इनका मतलब भी याद कर लीजिए। उसके बाद जो ये सूर्य भेदी ये सब है, ये नहीं करके जाना, इससे नहीं आएगा क्वेश्चन। ठीक है। उसके बाद है आसन और प्राणायाम के शरीर क्रियात्मक लाभ, यानी कि जो आसन है और जो प्राणायाम है वो हमारे शरीर को क्या लाभ देते हैं। तो देखो, आसन के अंदर आपके काफ़ी सारे जो पार्ट्स हैं वो आते हैं, और फिर आपको पता चलेगा कि आसन जैसे कि मत्स्येंद्र आसन होता है, और सुखासन होता है, शवासन होता है, शशांक आसन होता है, काफ़ी सारे आसन होते हैं। तो उनमें से किसी की भी आपसे विधि पूछ सकते हैं, ठीक है, और उसके लाभ पूछ सकते हैं। तो यहाँ से आपको ये बात ध्यान रखनी है कि चाहे आपसे किसी आसन का लाभ पूछा जाए, जैसे कि मैंने अभी इतने सारे नाम बताए, सुखासन, ताड़ासन, पद्मासन, ठीक है, शशांक आसन, अगर इनमें से किसी के भी आपसे लाभ पूछे जाते हैं और आपको अगर आते नहीं हैं वो लाभ, तो आप उनमें ये लाभ भी डालकर आ सकते हैं। यानी कि एकाग्रता, शक्ति में सुधार, यानी कि एकाग्रता, कहीं पर हम कंसंट्रेशन कर सकते हैं अगर हम आसन और प्राणायाम कर रहे हैं। तो इन दोनों के लाभ भी यही हैं, और जो मैंने आसन के नाम बताए उनके भी लाभ यही हैं। उसके बाद जो शरीर है मुद्रा में सुधार आ जाता है, शरीर की मुद्रा में चोटों से बचाव होता है, फिर रोगों जो बीमारियां हैं उसकी रोकथाम करता है, ठीक है, लचक में सुधार होता है, इससे संपूर्ण स्वास्थ्य में सुधार होता है। तो ये संपूर्ण स्वास्थ्य अगर लिख रहे हो तो फिर क्या लिखोगे, अगर ये लिख रहे हो तो ये क्या लिखना है, इसमें लचक में सुधार फिर कैंसिल कर देना, क्योंकि इसमें से कोई एक ही करो। इनमें से अगर जैसे हो रहा है ना कि दोनों सिमिलर है, तो इसीलिए। और देखो, आपका जो क्वेश्चन है वो हद मार कर 4 नंबर तक का आ सकता है, उससे ज़्यादा नहीं आएगा, क्योंकि आपका एग्ज़ाम जो है वो 35 मार्क्स का है ओनली।
ठीक है। तो इसीलिए अपना अगर 4 नंबर का क्वेश्चन आता है तो 4 पॉइंट्स लिखकर उन्हें एक्सप्लेन करना है, 5 पॉइंट्स मत लिखना, अपना टाइम वेस्ट मत करना। और 2 घंटे का एग्ज़ाम होता है, ये तो आपको पता ही होगा। थकान से मुक्ति करवाता है ये, ठीक है। और हृदय व फेफड़े की कार्य क्षमता में सुधार लाता है। तो अगर आपसे कोई भी आसन पूछा जाता है, जैसे कि आपको मैंने अभी इतने सारे नाम बताए थे, उनमें से कुछ नाम ये हैं, इनके अगर आपको लाभ पूछे जाते हैं और आपको इनके लाभ नहीं आ रहे हैं, तो उस टाइम पे आप जो मैंने ऊपर अभी लाभ बताए हैं वो लिख कर आ सकते हैं, टीचर गलत नहीं करेगा। अब आसन के जो प्रकार हैं वो भी देख लेते हैं। तो आसन का सबसे पहला प्रकार है ध्यानात्मक आसन। ध्यानात्मक आसन कौन से होते हैं? वे आसन होते हैं जो कि हमारे ध्यान की शक्ति में वृद्धि करते हैं, जैसे कि आपका पद्मासन हो गया, वज्रासन हो गया, ठीक है। और भी कई प्रकार के आपके आसन होते हैं, ठीक है। तो सेकंड फिर आपका है सांस्कृतिक या फिर सुधारात्मक आसन। तो सांस्कृतिक या फिर सुधारात्मक आसन कौन सा होता है? ये वो आसन होते हैं जिसको हम क्यों करते हैं, जिससे कि हमारा जो शारीरिक जो विकास है वो पूर्ण तरीके से हो जाए। यानी कि अभी अगर आप ये समझोगे तो थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा, उससे पहले आपको समझना है विश्रामात्मक। विश्रामात्मक नाम से ही पता चल रहा है, जैसे कि जिसमें हमारी जो थकान हो रही है हमें उसे दूर करने के लिए जो हम आसन करते हैं उसको हम कहते हैं विश्रामात्मक आसन। इसमें आ जाएंगे शशांक आसन और मकर आसन, ठीक है, और सुखासन भी आएगा इसी में। तो साथ ही साथ अब बात करते हैं सुधारात्मक और सांस्कृतिक। तो इसमें बाकी जितने भी आसन बचे हैं वो सारे इसमें आ जाएंगे, जो कि हमारे शारीरिक जो विकास है उसको बढ़ाते हैं, ठीक है। अब इन्होंने एक यहाँ पे बताया कि ध्यान आत्मक क्या होता है। ध्यान मस्तिष्क की एकाग्रता की एक प्रक्रिया है, ध्यान समाधि से पूर्व की अवस्था होती है, ठीक है। तो मैंने जैसे कि आपको एक्सप्लेन किया कि जो ध्यानात्मक होता है, ध्यानात्मक का मैंने आपको बताया कि जिससे हम एक कॉन्सेंट्रेशन कर सकें, ध्यान लगा सकें, उसी को बोलते हैं ध्यानात्मक। अब बात करेंगे कि जो हमारी यौगिक क्रियाएं होती हैं, शुद्ध क्रियाएं होती हैं, वो कौन सी होती हैं। तो देखो ये जो शुद्ध क्रियाएं हैं आपकी, इनमें से आपसे क्वेश्चन बहुत ही कम देखने को मिलेगा। फिर भी हम इसके डेफिनेशन देख लेते हैं। क्या यौगिक क्रिया शरीर की आंतरिक व बाहरी शुद्धिकरण की एक प्रक्रिया है, जिनमें हम पश्चक्रम क्रियाएं भी कहते हैं। तो देखो जो आपकी यौगिक क्रियाएं हैं वो क्या होती हैं, वो आंतरिक और बाहरी शुद्धिकरण की क्रियाएं होती हैं। यानी कि आंतरिक यानी कि जो हमारे शरीर के अंदर की जो शुद्धिकरण की क्रियाएं हैं, प्लस में हमारे बाहर की भी, ठीक है, उन्हीं को बोलते हैं हम आंतरिक व बाहरी शुद्धिकरण की क्रियाएं। तो वो आपकी कुछ इस तरीके की होती हैं, यानी कि नैतिक क्रियाएं, धोती क्रियाएं, बस्ती क्रियाएं और नौलिक क्रियाएं, ठीक है, कपालभाति क्रियाएं और त्राटक क्रियाएं, ठीक है, इस तरीके की होती हैं। तो नेति जैसे कि आपको पता चल रहा है, यानी कि नासिक मार्ग को साफ करने में, शुद्ध करने में होती है। धोती यानी कि आहार नली की सफाई करने में। नौली यानी कि जो आश्रय के अंग की जो मालिश होती है, सशक्तिकरण होती है, यानी कि जो भी हमारे ऐसे अंग हैं, मांसपेशियां जो हमारी, उनको मजबूत करने की जो भी क्रियाएं होती हैं, यौगिक क्रियाएं, वो नौली में आते हैं। फिर है बस्ती आंत को धोने व सुदृढ़ बनाने के लिए, आंत को धोने यानी कि आंत की सफाई करने में, प्लस में सुदृढ़ यानी कि मजबूत बनाने के लिए। कपालभाति क्या है? मस्तिष्क के अग्र भाग में शुद्धिकरण के लिए श्वास तकनीक है। कपालभाति आप सभी ने सुन रखा है, काफ़ी लोग करते भी होंगे उसको अपने एक्सरसाइज में, ठीक है, देख भी रखा होगा आपने। तो वो हमारे मस्तिष्क को शुद्धिकरण करने के लिए होता है, हमारे मस्तिष्क की शुद्धिकरण करने के लिए होती है, जिसमें कि हम श्वास तकनीक अपनाते हैं। फिर है त्राटक कौन सी होती है? गहन ध्यान क्रियाएं, 1 सेकेंड, गहन ध्यान लगाने की क्रियाएं, एकाग्रता की शक्ति, यानी कि इसमें बहुत ज़्यादा डीप में जो ध्यान लगाता है उसको त्राटक बोलते हैं। क्लियर है? उसके बाद अब हम बात करेंगे कि जो ध्यान के लिए योग और संबंधित आसन हैं उनके बारे में। ध्यान के लिए जो योग और उससे संबंधित जो भी आसन होते हैं उनके बारे में हमें यहाँ पे बात करना है। तो अभी मैं इसको ना दिखाकर आपको एक और अच्छी चीज़ दिखाती हूँ, जिससे आपको उसकी पिक्चर भी दिखेगी, उसके लाभ भी दिखेंगे और उसकी विधियाँ भी दिखेंगी, और आपको उसी का काम है, ठीक है। तो आपके कुछ ही आसन यहाँ पे लिखे हुए हैं नाम, जैसे कि 1 सेकेंड,
आपके आसन के नाम लिखे हैं, जैसे कि सुखासन, पद्मासन, ताड़ासन, शशांक आसन, नौकासन, वृक्षासन और गरुड़ासन। ठीक है, तो इन सभी की हमें विधि भी पढ़नी है और हमें इसके लाभ भी पढ़ने हैं। लेकिन हो सकता है कि आप पेपर में कुछ भूल जाएं इसके लाभ, तो मैंने आपको ट्रिक बता दी आपको क्या करना है। ठीक है, तो जो भी आप विधि पढ़ रहे हैं आपको खुद से रिलेट करते हुए चलना है। अगर आपने कभी इन सुखासन को कभी देखा नहीं है तो आज इमेज में दिखा दूंगी, प्लस में कभी करके नहीं देखा है तो अभी इतना टाइम तो है नहीं कि आप करके देखेंगे हर एक आसन को, तो उसके एक शॉर्ट वीडियोज़ आती हैं 1-2 मिनट की, वो आप चेक कर सकते हैं। अगर आप खाली ऐसे डालते हैं सुखासन तो आपको मिल जाएगा। ठीक है, सुखासन की सबसे पहले इमेज दिखाते हैं। इस तरीके की आपने मेडिटेशन जो है कभी किसी को करते हुए देखा है? ऐसे जो पालथी है उसको मारकर और अपने हाथों को इन पर रखकर, घुटनों पर बिल्कुल स्ट्रेट अपनी कमर को रखकर और अपनी गर्दन जो है उसको भी स्ट्रेट रखकर, आंखें बंद कर क्या करना है, अपनी जो सांस है, अपनी जो श्वास होती है उन पर ध्यान लगाना है कि कब हम छोड़ रहे हैं, कब हम ले रहे हैं, उसको बोलते हैं सुखासन। इससे हमें सुख की प्राप्ति होती है। तो क्या है सुखासन का शाब्दिक अर्थ होता है सुख देने वाला आसन। जब भी हम इन आसन को करते हैं तो सच में ही हमें आत्मीय शांति मिलती है। आपने कभी इसको करके देख रखा है? मैंने ज़रूर करके देख रखा है। इससे काफ़ी हमें अंदर तक बहुत अच्छा फील होता है। कभी इसको मुश्किल से 1-2 मिनट भी करके देखोगे ना, बहुत मस्त फील, बहुत रिलीफ होने वाला है। तो अभी करने का कोई फ़ायदा नहीं है क्योंकि अभी आपके पास टाइम नहीं है, अभी आपको पढ़ना है, आपके एग्ज़ाम्स है, एग्ज़ाम्स कंप्लीट होने के बाद आप करके देख सकते हैं। और जिसके पास अभी टाइम है वो अभी भी करके देख सकता है। अब हम देखते हैं इसके लाभ क्या होते हैं। क्या है, ये मानसिक सुख व शांति का अनुभव दिलाता है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि मेडिटेशन कर रहे हैं एक तरीके से हम, तो हमारा जो माइंड है उसको बिल्कुल रिफ़्रेश कर देता है। काफ़ी लोग बोलते हैं ना कि माइंड रिफ़्रेश करने के लिए हमें म्यूज़िक सुनना है या फिर हमें सॉन्ग सुनना है, तो ऐसा वैसा कुछ नहीं होता, उनका मन ही करता है, वो एक्सक्यूज़ होते हैं हमारे अंदर से। अगर हम इस तरीके का कुछ आसन वगैरह कर रहे हैं, मेडिटेशन कर रहे हैं, तो उससे भी हमें काफ़ी अच्छा फील होता है। कभी ट्राई करके देखना इन फ्यूचर। सेकंड है चिंता, अवसाद या फिर जो आपका क्रोध है उसके लिए लाभदायक होता है, यानी कि चिंता को दूर करता है, अवसाद स्ट्रेस को मिटाता है। ठीक है, बैठने का जो सही आदत है वो बन जाती है, यानी कि शरीर की जो पोस्चर है, शरीर का जो आसन है वो सही होता है इससे। फिर जो मन है, मन की जो चंचलता है उसको कम करता है। रीढ़ की हड्डी जो है उसमें होने वाले जो भी रोग है उसे निजात मिलना, यानी कि उससे सही हो जाता है। देखो, एक और चीज़ आपको बहुत ध्यान से सुननी है, बहुत ध्यान से लगाकर सुनना, अपना ध्यान बिल्कुल कान खोलकर सुनना। अगर आप आसन के लाभ में कोई चीज़ डाल रहे हो तो उसकी हानि में वो चीज़ कभी भी नहीं डालनी, बिल्कुल भी नहीं। बहुत बैड इंप्रेशन पड़ता है इससे टीचर पर। अगर आप यहाँ पर लिख रहे हैं कि रीढ़ की हड्डी में होने वाले रोगों से निजात मिलता है, और अगर फिर सावधानियों में आप लिख रहे हैं कि रीढ़ की चोट में ध्यानपूर्वक आसन को करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए, तो फिर गलत हो जाएगा। इसीलिए जो चीज़ आप अगर लाभ में डाल रहे हैं वो आप सावधानियों में ना डालें। तो मेरा माने तो जो आपकी जो कमर होती है, वो बोल सकते हैं कि जो कमर का, पीठ का जो दर्द है वो ठीक हो जाता है इससे। और फिर इसमें वो लिख सकते हैं सावधानियों में कि जो रीढ़ की हड्डी में अगर आपकी चोट लगी हुई है या फिर उससे संबंधित कोई भी आपको चोट है, विकार है, तो आप क्या कर सकते हैं, आप उस आसन को ना करें। सावधानी में आप इस तरीके से लिख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद सावधानियों की बात आई गई है तो घुटनों के दर्द में इसे ना करना। साथ ही साथ अपने शरीर की जो क्रिया है उसको समझकर ये आसन को अनुरूप रूप से करना चाहिए। अब यहाँ पे जो है ना, किसका मुझे नहीं दिखाया है, जो आपका सुखा आसन है ना उसकी विधि इन्होंने यहाँ पे नहीं दिखाई है, आई थिंक। हाँ, यस, उसकी विधि नहीं दिखाई है, तो उसकी विधि मैं बता देती हूँ। बहुत ही ईजी है, किस तरीके से लिख कर आओगे। जो सुखा आसन है उसकी विधि अभी बताती हूँ। तो देखो, अभी आपका अगर क्वेश्चन आएगा तो मुश्किल से 4 नंबर में आएगा। ठीक है, हद मार के 5 में भी आ सकता है, लेकिन 4 ही में आएगा, उससे ज़्यादा नहीं आने वाला। तो अब आपको पॉइंट्स जो है वो शॉर्ट करने हैं, लेकिन अपना पूरा आसन उनमें बताना है। तो क्या करोगे उस टाइम पे, ऐसा नहीं लिखना कि चटाई बिछा लीजिए फिर उस पर बैठ जाइए, इस तरीके से नहीं लिखना। क्या लिखोगे कि अपने दोनों पैरों को सीधा सामने रखिए, यानी कि दोनों जो आपके पैर हैं उनको सामने और सीधा रखना है। ऐसे बैठकर सीधा कर लीजिए उन दोनों पैरों को। उसके बाद क्या करेंगे, अपने जो
दोनों पैर हैं उसमें से एक पैर की जो एडी है उसको दूसरे पैर की जांघ पर रखना है, यानी कि ये जो एक पैर की एडी है दूसरे पैर की जांघ पे रखी हुई है। सेम वही प्रोसेस यहाँ पे दोहराना, तो क्या करेंगे, और ऐसे ही दूसरे पाँव की जो एडी है उसे भी अपनी दूसरी जांघ पर रख सकते हैं। ठीक है, उस जांघ के नीचे रखना है, उसके ऊपर नहीं रखना है। ये बात आपको ध्यान देनी चाहिए यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे आपने देखा ही होगा कि ये जो बैठी है लड़की, इसकी ये जो एक एड़ी है ये इसके पैर के नीचे, इसके जांघ के नीचे है। तो वही से आपको लिखना है कि अपने पैर की जो एड़ी है, एक पैर की एड़ी को दूसरी जो पैर की जांघ है उसके नीचे रखिए, फिर दूसरी को भी इसी प्रकार से करिए और फिर आप इस तरीके से एक पालथी की अवस्था में आ जाएंगे। उसके बाद आप लिख सकते हैं कि अपनी जो पीठ है और मेरुदंड है, मेरुदंड कमर को बोलते हैं, अपनी जो पीठ है और जो मेरुदंड है उसको स्ट्रेट कर लीजिए, सीधा कर लीजिए, और अपना जो सिर है उसको भी सीधा रख लीजिए। साथ ही साथ अपने जो दोनों हाथ हैं उनको एक एक करके अपने दोनों घुटनों पर रख सकते हैं, ऐसा लिखना, रखिए ऐसा लिखना है। ठीक है, उसके बाद कहेंगे कि अपने सिर को सीधा करें और अपनी आँखों को हल्का हल्का बंद करते हुए अपने श्वास को अंदर लें और फिर छोड़ें। इस प्रकार से आप इस जो आसन है इसे कर सकते हैं। और फिर लास्ट में आप बोल सकते हैं कि अगर आपसे जितनी देर तक हो रहा है आप उतनी देर तक कीजिए, और अगर आपसे नहीं हो पा रहा है तो इसे रहने दीजिए और बाद में डॉक्टर की जो सलाह है उसके बाद ही इसे दोबारा से स्टार्ट कीजिए। ठीक है, तो यहाँ से क्लियर है इसकी विधि क्या है। नेक्स्ट फिर अब हम देखते हैं पद्मासन आपका क्या होता है। जो पद्मासन है ना उसको हम जो लोटस है, लोटस पोज भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लोटस पोज, यानी कि जो कमल मुद्रा है वो बोलते हैं। ठीक है, तो जो पद्मा आसन है संस्कृत शब्द पद से निकला है जिसका अर्थ होता है कमल। जो संस्कृत का शब्द पद है उससे निकला है जिसका अर्थ क्या है? पद, कमल होता है। और इस आसन में शरीर बहुत हद तक कमल जैसा प्रतीत होता है, इसीलिए इसका नाम क्या है? कमल मुद्रा या फिर लोटस पोज। ठीक है सॉरी। उसके बाद इसकी विधि क्या है? देखो, ज़मीन पर बैठ जाइए, ये मत लिखना, सीधे यहाँ से स्टार्ट करना। दाएं पाँव मोड़े तथा दाएं पैर को बाएं जांघ के ऊपर तथा कूल्हे के पास रखें। अब ऐसे नहीं लिखना चाहें तो सीधे आप ऐसे लिख सकते हैं कि पालती की अवस्था ले लें अपनी। ठीक है, पालती की अवस्था में आ जाएं और फिर उसके बाद क्या है, ये जो पद्मासन आपको यहाँ पे पिक्चर दिखी, पद्मासन की तो नीचे होगी ना, हाँ, पद्मासन की पिक्चर आपको कुछ इस तरीके से दिख रही है। इसमें क्या है, पहले वाले में हमने अपनी जो एडी थी उनको क्या किया था, उनको अपने जांघों के नीचे रखा था। इसमें आपको अपनी एडी को जांघों के ऊपर रखना है। बस ये सेम आप बोल सकते हैं कि दोनों पैरों की एडी को क्या कर, एक पैर की एडी को दूसरी जांघ के ऊपर रख लीजिए और दूसरी जो पैर है उसकी एडी को भी इसी प्रकार से रखिए। इस तरीके से लिखेंगे तो चल जाएगा। उसके बाद फिर आपको क्या लिखना है, जो अपने हाथ हैं उनकी ज्ञान मुद्रा में घुटने के ऊपर रखें। जो हाथ है उनको ज्ञान मुद्रा के रूप में क्या रखें? घुटनों के ऊपर रखें, जैसे कि मैंने आपको बताया था। और रीढ़ की हड्डी को सीधा रख लें, धीरे धीरे सांस लें और धीरे धीरे सांस छोड़ें। अपने हिसाब से इस अवस्था को बनाए रखें। उसके बाद फिर धीरे से आप इसको आरंभिक अवस्था में आ सकते हैं। क्या करना है, आरंभिक अवस्था में आने से पहले अपनी जो आँखें हैं उनको भी तो बंद करना है, तो वो चीज़ यहाँ पे नहीं लिखी हुई, वो भी लिखनी है आपको कि अपने जो सिर है उसको सीधा रखें और धीरे धीरे अपनी आँखों को बंद करते हुए श्वास लें और फिर श्वास छोड़ें, और उसके बाद फिर से आप दोबारा से आरंभिक अवस्था में आ सकते हैं। अब पद्मासन के लाभ क्या होते हैं? जो पद्मासन है उसका क्या लाभ होता है? ध्यान के लिए पद्मासन एक अति उत्तम जो योग है वो माना जाता है, यानी कि ये ध्यान केंद्रित करवाता है। पहला पॉइंट ये हो जाएगा। दूसरा क्या है, ये इस आसन के अभ्यास के आपके चेहरे में एक नई प्रकार की रौनक आ जाती है, यानी कि सुंदरता हो रही है तो शरीर सुडौल होगा, ये लिख सकते हैं। नेक्स्ट, यानी कि जो भी यहाँ पे आपको डिफाइन किया गया ना बड़ा बड़ा, उसको छोटा छोटा करके लिखना है। जो रीढ़ की हड्डी है वो मजबूत बनाता है ये। जो पाचन क्रियाएं होती है, पाचन क्रियाओं को भी सही तरीके से, जो कब्ज़ है उससे छुटकारा दिलाता है, इस तरीके से लिख सकते हैं आप। और एकाग्रता बढ़ाता है, पेट के अंगों को स्वस्थ बनाए रखता है। अब बात आती है कि इसके सावधानी क्या है, तो इसमें किस चीज़ का प्रयोग हो रहा है, जिस आसन में जिस चीज़ का प्रयोग हो रहा है उसी से रिलेटेड आपको सावधानी बतानी है। जैसे कि यहाँ पे प्रयोग हो रहा है घुटनों का, कमर का, ठीक है, इन दोनों चीज़ों का प्रयोग हो रहा है, तो क्या लिखेंगे? आप लिख सकते हैं कि घुटनों के दर्द में इस आसन को ना करें। साथ ही साथ आप लिख सकते हैं कि कमर के दर्द में भी इस आसन को ना करें। और आप लिख सकते हैं कि अगर आपसे लंबे टाइम तक श्वास जो है वो अंदर नहीं लिया जा रहा है तो भी ऐसा ना करें। ठीक है, फिर बात करते हैं ताड़ासन के बारे में। ताड़ासन आपने कभी सुन रखा है? वो ट्री शेप टाइप होता है। अभी पिक्चर होगी तो दिखाती हूँ, ये रही पिक्चर। हाँ,
इस तरीके की आपने कभी करके देखा है? ये स्पेशली वेट लॉस के लिए किया जाता है मोस्टली, प्लस में हाइट बढ़ाने के लिए, हाइट इंक्रीज़ करने के लिए भी किया जाता है। तो इसकी विधि भी पढ़ेंगे और इसके महत्व भी पढ़ेंगे। तो सबसे पहले ताड़ आसन क्या होता है इसके बारे में देख लेते हैं। जो ताड़ आसन है ये एक ऐसा योगासन है जो मांसपेशियों को ही नहीं बल्कि सूक्ष्म मांसपेशियों को भी बहुत हद तक लचीला बनाता है। यानी कि जो आपका ताड़ आसन है, जैसे कि मैंने आपको बताया, ये हमें एक ट्री की शेप में मिलता है। आपने सुना होगा या फिर कभी पढ़ा होगा या फिर अभी फिजिकल एजुकेशन में पढ़ लेंगे क्या होता है कि जो ताड़ आसन है उसका नाम ताड़ आसन किस तरीके से पड़ा। जैसे कि मैंने आपको कहा है ट्री शेप में दिखता है हमें खड़ा होने के बाद जब हम इसे करते हैं। तो जो ताड़ है, ताड़ एक पेड़ का नाम था, एक वृक्ष का नाम था, उसी से लेकर इसका नाम बनाया गया है ताड़ आसन। और ये कोई झूठी मूठी कहानी नहीं बता रही हूँ, ये सच है, ठीक है। आप अगर इसे इसके डेफिनेशन में लिख के आ जाए तो भी बहुत अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा। तो आपको यहाँ से ये चीज़ पता चल रही है कि जो आसन है ये हमारी मांसपेशियों को तो बढ़ाता ही है, अच्छा मजबूत बनाता है, प्लस में जो हमारे सूक्ष्म मांसपेशियाँ होती हैं, यानी कि जो फाइन, यानी कि जो छोटी मांसपेशियाँ होती है जिसकी उंगलियों की जो होती हैं, ठीक है, और कलाई की जो होती है, इन सभी को क्या करता है, इन सभी को लचीला बनाता है। तो यहाँ से क्लियर है। अब बात करते हैं कि जो हमारा ताड़ आसन है उसकी विधि क्या होगी। तो ये जो चीज़ है ना, ये याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ताड़ आसन की विधि देखेंगे। ताड़ आसन की विधि क्या होगी, इसके लिए आप सबसे पहले खड़े हो जाएं और अपने कमर और गर्दन को सीधा रखें। आप ऐसा लिखेंगे। उसके बाद फिर आप लिखेंगे, अब आप अपने हाथ को सिर के ऊपर करें और सांस लेते हुए धीरे धीरे पूरे शरीर को खींचें। या फिर आप ऐसे कह सकते हैं कि अपने दोनों हाथों की उंगलियों को मिलाएं और फिर अपनी हथेलियों को आसमान की तरफ खींचें और धीरे धीरे अपनी जो एड़ी है उनको भी ऊपर की ओर उठाएं और जो आपकी जो एड़ी यानी कि जो आपकी उंगली बची होंगी एड़ी की आगे का जो पंजा होगा उसको आपको ज़मीन पर ही स्पर्श करा कर रखना है। इस तरीके से अगर आप लिखेंगे तो भी बहुत अच्छा रहेगा, या फिर इस वे में भी आप लिख सकते हैं। नेक्स्ट है, खिंचाव को पैर की उंगली से लेकर हाथ की उंगलियों तक महसूस करें और इस अवस्था को कुछ समय के लिए बनाए रखें और फिर सांस न छोड़ें। यानी कि जब आपने सांस लिया तो उसे छोड़ना नहीं है, इन्होंने ऐसा कहा है यहाँ पर। तो ऐसा नहीं भी लिखेंगे तो भी चल जाएगा, क्योंकि काफ़ी लोग ऐसा नहीं लिखते हैं तो भी चल जाता है, ठीक है। इतने सारे पॉइंट्स तो याद रहते नहीं हैं। और कभी भी अगर आप क्वेश्चन पेपर में कोई भी आसन लिख कर आ रहे हैं तो अभी मैंने आपको पिक्चर दिखाई तो आपके माइंड में एक मैप टाइप छप गया होगा, एक तरीके से प्रिंट हो गई होगी ये पिक्चर। तो जब भी आप आसन लिखें 1 मिनट तक सोचें या फिर 1 सेकंड तक सोचें अपनी आँख बंद कर कि वो क्या थी, वो इमेज आपके सामने आएगी और उसके बाद उसकी जो विधि है वो लिख दें अगर आपको याद नहीं है तो। अब इसके फ़ायदे यानी कि इसके लाभ क्या है। ताड़ासन वजन कम करने में सहायक होता है। ताड़ासन हाइट बढ़ाने में यानी कि कद या फिर लंबाई बढ़ाने में सहायक होता है। ताड़ासन पीठ दर्द में आराम देता है और घुटने के दर्द में राहत देता है। चलने की कला सिखाता है, ठीक है। शरीर की जो मुद्रा है उसको सही बना देता है। एकाग्रता व संतुलन बढ़ता है इससे करने से। अब इसकी जो सावधानियाँ थी वो यहाँ पे नहीं बताई गई इन्होंने। तो जो ताड़ आसन की सावधानियां हैं इसमें आप अपनी जो सावधानियां वो लिख सकते हैं कि अगर किसी को कोई भी जो कमर है अगर उसका विकार है तो वो इस आसन को ना करे, ठीक है। लेकिन जैसे मैंने बोला अगर आप जो चीज़ फ़ायदे में लिख रहे हैं वो चीज़ आपको सावधानी में नहीं लिखनी, ठीक है, ये बात याद रखना है। नेक्स्ट फिर है शशांक आसन। शशांक आसन की पहले मैं आपको पिक्चर दिखाती हूँ, फिर ही क्लियर होगा, फिर हम इसकी विधि के बारे में पढ़ेंगे। तो पिक्चर है इसकी ये वाली। शशांक आसन कभी कर देखा है, काफ़ी मस्त होता है, इसको भी कर देखना अगर नहीं किया है तो, ठीक है। इजी भी होता है, ज़्यादा मुश्किल नहीं होता है। इसकी विधि क्या है, सबसे पहले वज्र आसन में बैठ जाएं, ठीक है। सिंपली आपको लिखना है, सबसे पहले आप वज्र आसन में बैठे, उसके बाद क्या करें, अपने दोनों हाथों को श्वास भरते हुए ऊपर उठाएं, कंधों को कानों से सटाए हुए महसूस करें, फिर सामने की ओर झुकते हुए दोनों हाथों को आगे समांतर मिलाते हुए श्वास बाहर निकालते हुए हथेलियों को भूमि पर टिका दें यानी कि स्पर्श करवाएं, फिर माथा भी भूमि पर टिका दें यानी कि स्पर्श करवाएं और कुछ समय तक इसी स्थिति में रहकर पुनर्वज्र आसन की स्थिति में आ जाए। ये होता है आपका शशांक आसन। क्लियर है। अब इसके लाभ क्या होते हैं ये भी हम पढ़ते हैं। तो इसके लाभ क्या हैं ये देखते हैं। इसका लाभ क्या होगा, जो आपका अब इससे क्या होगा, सबसे पहली बात तो आपका वज़न जो है वो कम हो जाएगा, ये लिख सकते हैं। सेकंड, आपकी जो कमर दर्द है
उसमें ये बहुत आरामदायक होता है शशांक आसन। थर्ड आप लिख सकते हैं कि तनाव जो है उससे मुक्ति दिलाता है। फोर्थ लिख सकते हैं एकाग्रता जो है वो विकसित करता है। फिफ्थ आप लिख सकते हैं शरीर का जो पोस्चर है यानी कि जो आसन है वो सही कर देता है। तो इतने सारे महत्व हैं, ये तो बहुत ही आसान हो जाएंगे, लिख सकते हैं आप अपने आप से बनाकर। फिर आपका नेक्स्ट आता है नौका आसन। नौका आसन किस तरीके का होता है उसकी मेरे पास यहाँ पे अभी इमेज तो है नहीं, बट मैं अभी दिखाती हूँ, 1 सेकेंड रुको। देखो यहाँ पे मैंने आपको एक इमेज दिखाई है, इसको हम बोलते हैं नौका आसन। क्लियर है? यहाँ पे क्या हो रहा है, आप पहले सीधे लेट जाओगे ज़मीन पर स्ट्रेट, उसके बाद क्या करोगे, धीरे धीरे अपने पैरों को दोनों को आपस में मिलाकर फिर उनको ऐसे उठाओगे और उसके बाद अपनी जो कमर है उसको भी थोड़ा सा स्ट्रेट करके और अपने दोनों हाथों को आगे की तरफ झुकाकर उठाना है। और कभी भी अपने सिर को यहाँ पर नहीं लगाना है, फिर अपने हाथों को नहीं मोड़ना है, ठीक है? क्लियर है? तो इस तरीके का आपका पूरा का पूरा इसका व्यू था। देख सकते हैं नौकासन किस तरीके का होता है, क्योंकि जब हम पिक्चर से देखते हैं तो अच्छे से क्लियर हो जाता है। तो अब इसकी विधि के बारे में पढ़ेंगे, इसके लाभ के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है? तो जल्दी से मैं, ये आ गया हमारा नौका आसन। तो देखो नौका आसन को अंग्रेजी में बोट पोज के नाम से भी जाना जाता है, बोट पोज के नाम से जाना जाता है नौका आसन को। बोट का हम सभी को पता है, बोट क्या होती है, उसको हम नाव बोलते हैं और इसको हम नाव आसन भी बोलते हैं, ठीक है? बोट पोज, साथ में नाव आसन और नौका आसन, इसको हम बोलते हैं। जैसे कि मैंने आपको दिखाया, इसमें जो शरीर है उसकी जो मुद्रा है वो किस तरीके की हो जाती है, वो हो जाती है नाव की तरीके से, ठीक है? दिखने में वो बिल्कुल नाव जैसा लगता है, इसीलिए। अब इसकी विधि क्या है, जो नौका आसन है उसकी विधि क्या है? नौका आसन की शुरुआत में सबसे पहले शवासन की मुद्रा में लेट जाना है। शवासन आप सभी ने देख रखा है। शवासन बहुत ईजी होता है और बहुत ही मस्त होता है। क्या होता है उसमें, स्ट्रेट बस ऐसे लेट जाना होता है और अपने दोनों पैरों को थोड़ा सा हल्का खोल लेना होता है, बीच में गैप होता है। उसके बाद क्या करना है, अपने जो दोनों पैर है उनको मिला लो। उसके बाद क्या करोगे, धीरे धीरे अपने जो पैर है उनको ऊपर की तरफ उठाओ और उसके बाद अपनी कमर को सीधा रखते हुए, साथ ही साथ अपने जो हाथ हैं उनको सीधा रखते हुए आगे की तरफ झुकाओ, यानी कि अपने घुटनों की तरफ झुकाओ। बट कभी भी जो आपके हाथ की हथेली है वो आपके घुटनों से मिलनी नहीं चाहिए, ठीक है? जैसे कि मैंने आपको पिक्चर दिखाई थी, सेम वही तरीके से होता है नौका आसन। क्लियर है यहाँ से? उसके बाद देखो विधि तो मैंने यहाँ पे बता दी, बाकी आप यहाँ से रीड कर सकती हैं और इसको कम से कम आप 30 से 40 सेकंड तक कर सकते हैं। इस जो ये आपकी पोस्चर था जो मैंने आपको बताया, आसन जो था। उसके बाद इसके जो लाभ हैं उनके बारे में बात करेंगे। लाभ यहाँ पे इन्होंने दिखाए ही नहीं है, इन्होंने दोबारा से अंग जो है ये दिखा दिए। तो देखो ये जो अंग है ये इन्होंने ऐसे ही नाम दिया है, इसको कट कर दो। लाभ ही है ये, क्या है इसमें? सबसे पहली बात तो जो शरीर है उसको सुडौल बनाता है। सेकंड, रीढ़ की हड्डी जो है उसको सीधा मजबूत कर देता है। और लिख सकते हैं आप इससे जो जिन लोगों को नींद अधिक आती है वो नहीं आएगी। और लिख सकते हैं ध्यान जो है उसको विकसित करता है, ध्यान की शक्ति को, एकाग्रता की शक्ति को विकसित करता है। पेट की मांसपेशियों को संतुलित बनाता है, संतुलित करता है, ठीक है? इस तरीके से काफ़ी सारे लाभ आपको मैंने ऑलरेडी बता दिए, उन्हीं को एक दो में डाल दिया करो। ऐसा कुछ मुश्किल वाली बात नहीं कि टीचर नंबर नहीं देगी, आराम से दे देगी। सावधानियाँ क्या लिखनी है? सावधानियाँ आप इसमें लिख सकते हैं कि शरीर के पिछले भाग में किसी तरह की अगर तकलीफ है, यानी कि अगर आपका जो पेट है उसमें तकलीफ है, कोई विकार है, या फिर अगर आपका जो पीठ है उसमें अगर कोई तकलीफ हो रही है तो इस आसन को ना करें। और अगर आपको हृदय रोग है, हृदय रोग से संबंधित है, तो आप इस आसन को ना करें। क्लियर है? उसके बाद नेक्स्ट है आपका, अगर कमर दर्द हो रही है तो भी इस आसन को मत कीजिए। और नौका आसन करने के बाद भुजंग आसन अवश्य करना चाहिए। तो उन्होंने कहा है कि नौका आसन करने के बाद भुजंग आसन अवश्य करना चाहिए, तो ये भी आप लिख सकते हैं। अब भुजंग आसन की मेरे पास कोई भी इमेज नहीं है, तो वो आप क्या करोगे, क्रोम से जाके निकाल लेना और देख लेना, ठीक है? फिर है गरुड़ आसन। गरुड़ आसन क्या होता है? गरुड़ को इंग्लिश में ईगल कहते हैं। गरुड़ आप सभी ने सुन रखा है, ईगल जिसको हम बोलते हैं, ठीक है? तो गरुड़ आसन किस तरीके का होता है अभी दिखाती हूँ। उसकी पिक्चर कुछ इस तरीके की होती है, थोड़ी सी ताकत लगती है इसको करने में, ज़्यादा भी नहीं लगती, थोड़ी सी लगती है। इस तरीके से होता है, पैर जो हैं वो इस तरीके से आपके यहाँ पे ऐसे होते हैं और हाथ भी इस तरीके से होते हैं। तो जो इसकी विधि है उसे किस तरीके से लिखना है यहाँ से देखो फटाफट से। क्या लिखोगे? अब सबसे पहले सीधे खड़े हो जाओ, फिर दाएं पाँव को बाएं पाँव के ऊपर दूसरी ओर जो है उसे ऐसे टिका लीजिए। उसके बाद आप लिख सकते हैं बाहू को भी रसीद के सामने एक दूसरे में गूंठे दें। अच्छा, इन्होंने मतलब किस तरीके से लिखा है पूरा एक्सप्लेन नहीं किया, और इस तरीके से ऐसे जुड़ा लो। तो आप कैसे भी वे में लिख सकते हैं, आपकी लैंग्वेज है, आप अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हैं, यानी कि
चाहें तो ऐसे लिख दीजिए कि दोनों हाथों को एक दूसरे के ऊपर ले जाकर और फिर ऐसे मिला दीजिए, या फिर ऐसे लिख सकते हैं कि जो बायां हाथ है या जो दायां हाथ है उनको ऊपर की ओर ले जाकर फिर आपस में मिला सकते हैं। इस तरीके से लिखोगे तो भी चल जाएगा, ठीक है। उसके बाद है आपस में जो भी आपके हाथ जो हैं वो गूथे हुए हैं उनको क्या करो, चोंच के सामने छाती के आगे रखे, यानी कि एक तरीके से यहाँ पे चोंच टाइप बन गया है जो ये बना हुआ है यहाँ पे, ये आपकी जो एल्बो है, कोहनी है, उससे बन गया है। उस तरीके से कर सकते हैं। उसके बाद फिर इन्होंने आगे एक्सप्लेन किया है वो आप इस तरीके से अगर इसे पढ़कर और इसको याद कर कर जाना चाहें तो भी जा सकते हैं। बाय द वे अगर जिसने इस आसन को करके देख रखा है वो आसानी से इसको लिख सकता है, एक्सप्लेन कर सकता है, कोई मुश्किल नहीं है। या फिर कोई इसमें ऐसा नहीं कि टीचर आपके नंबर काटेगी, बस आपको अच्छे से सही वे में लिख कर आना है। ऐसा नहीं कि आप थोड़ी उसकी खिचड़ी सी बना दे जो भी आपने विधि लिखी है, जैसे यहाँ पे पॉइंट में दिखा रहे हैं ना विधि, वैसे ही आप अपनी विधि लिख कर आएँ तो बेस्ट रहेगा। उसके बाद नेक्स्ट है आपके इसके लाभ आप बहुत सारे लिख सकते हैं, जैसे इस डांगे और जो कूल्हे हैं उसको फैलाने में हेल्प करता है, इसने ये कहा है। उसके बाद है संतुलन बनाने में लाभदायक होता है, पीठ को लचीला बनाने में लाभदायक होता है, पिंडली की मांसपेशियों को मजबूत बनाता है, ठीक है। उसके बाद है काफ़ी सारे आपके घुटने के दर्द को ठीक कर देता है। गरुड़ आसन एक तनाव बस्टर के रूप में काम आता है, जो गरुड़ आसन है वो तनाव को दूर करने में काम आता है, ठीक है। उसके बाद फिर इसकी सावधानियां बताइए कि अगर आपको घुटने का दर्द है या फिर जो भी आपको जोड़ों में कोई दर्द हो रहा है तो आप इसको ना करें। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, अगर आप जो चीज़ सावधानियों में लिख रहे हैं वो लाभ में कभी मत लिखना, ठीक है, वो आपको हमेशा ध्यान रखनी है, कभी भी ऐसा नहीं करोगे। उसके बाद है अगर आपके कंधे या कलाई में चोट लगी हो तो इस आसन को ना करें। और हाँ, एक और मेन पॉइंट आप अपनी सावधानियों में लिख सकते हैं किसी भी आसन में कि अगर आपको किसी तरीके का कोई ऑपरेशन हुआ है, कोई सर्जरी हुई है, तो अगर आप आसन करना चाहते हैं तो किसी डॉक्टर की सलाह पर ही करें, वरना उस आसन को ना करें। अगर ये पॉइंट आप सावधानी में लिख कर आते हैं तो बहुत अच्छा रहेगा। उसके बाद है वृक्षासन। जो वृक्षासन है वो क्या होता है, अभी पिक्चर होगी यहाँ पे, हाँ, इस तरीके के तो बहुत सारे देख रखे आपने, करते हुए भी देखे होंगे और आई थिंक कभी किया भी होगा या फिर वीडियो ही देखी होगी, टीवीज़ में भी दिखाते रहते हैं। तो वही है, सबसे पहले उन्होंने कहा है वृक्षासन जो है उसे करने के लिए ताड़ासन के रूप में खड़े हो जाएं, फिर दाएं घुटने को जो 1 सेकेंड, हाँ, जो दाएं घुटना है उसको मोड़े और दाएं पैर के पंजे को बाई जांघ के ऊपर जितना हो सके उतना टिकाएं। उसके बाद ऊपर एडी ऊपर की तरफ हो और पंजे ज़मीन की तरफ हो, एडी जो है वो ऊपर की तरफ होनी चाहिए और पंजे जो हैं वो ज़मीन की तरफ होने चाहिए। उसके बाद फिर इन्होंने कहा है बाएं पैर पर सारे शरीर का वजन संतुलित करना है और सीधा खड़े रहना है, यानी कि हम पैर, यानी कि जो बायां पैर है अगर उस पर हम ऐसे अपना पैर टिका रहे हैं दायां वाला, तो क्या करना है आपको, जो आपका वज़न है वो बैलेंस करके रखना है एक ही पैर पर, ठीक है, डगमगाना नहीं चाहिए और सीधा ही खड़ा रहना है, ऐसे थोड़ा मुड़ना नहीं है, ठीक है। तो इस तरीके से लिखोगे तो बेस्ट रहेगा। बाकी आपकी ये विधि आप पूरी रीड करके जाएंगे, और रीड करने के बाद मेरा मानना ऐसा नहीं है कि आप इसको याद करें या फिर रट के जाएं, नहीं, एक बार रीड कर ले, पढ़ ले, क्लियर हो जाएगा। उसके बाद इसके लाभ जो हैं वो कुछ इस प्रकार हैं, आप इसमें लाभ कोई भी लिख सकते हैं, घुटनों के दर्द में लाभकारी है, और जो आसन, यह आसन एडियो के दर्द में जो कम से कम ही इसमें क्या है, यह आसन एडियो के दर्द को कम ही नहीं करता बल्कि एडियो को लचीलापन भी बना देता है, यानी कि जो एडियो का दर्द है उसको कम कर देता है, साथ ही जो गठिया या का दर्द होता है उसको भी सही कर देता है, मांसपेशियों को मजबूत बनाता है, शरीर को सुडौल बनाता है, ध्यान जो केंद्रित है उसको करने में सहायता करता है। प्लस में क्या करता है, हमारा जो बॉडी का पोस्चर है, यानी कि जो आसन है, जो मुद्रा है, उसको भी अच्छा बनाता है, ठीक है। फिर इसकी सावधानियाँ आप लिख सकते हैं। तो चलिए अब बात करते हैं आपका नेक्स्ट जो है उस टॉपिक के बारे में, क्या है वो अभी दिखाती हूँ। चलो, लास्ट है आपका टॉपिक क्या है, योग निद्रा। वो क्या होता है, इसलिए करते हैं ताकि हम अपना जो ध्यान है उसको बढ़ा सकें और शिथिलीकरण करने में काफ़ी हेल्पफुल रहता है। शिथिलीकरण यानी कि जो रिलैक्सेशन होती है, अपनी बॉडी को रिलैक्स करने के लिए, उसके लिए काफ़ी हेल्पफुल होती है योग निद्रा। तो योग निद्रा का अर्थ क्या होता है, ये होती है आध्यात्मिक नींद। आध्यात्मिक नींद का अर्थ क्या होता है, यानी कि आपको यहाँ पे सोना नहीं है, ना ही आपको यहाँ पे जागना, यानी कि जागते हुए आपको सोना है, मीन्स पूरी तरीके से आपको यहाँ पे नहीं सोना है। यह वह नींद होती है जिसमें जागते हुए सोना है,
सोने व जागने के बीच की स्थिति को ही योग निद्रा कहते हैं। इसे स्वप्न और जागरण के बीच की ही स्थिति हो सकती है। यह झपकी जैसी है या फिर कहें तो अर्धचेतन जैसी होती है। तो क्लियर है यहाँ से किस तरीके की होती है ये। आपने कभी ऐसा नोटिस भी किया होगा, कभी आपके साथ हुआ होगा कि आप लेटे हैं, नींद नहीं आ रही है, मीन्स हाफ आ रही है, हाफ नहीं आ रही है, तो उसी टाइप की होती है। इसी को हम कहते हैं योग निद्रा। तो यहाँ से आपका चैप्टर पूरा का पूरा क्लियर हो जाता है, कौन से वाला, योग वाला। तो ये जो योग चैप्टर था ऐसा कुछ मुश्किल नहीं लगा मुझे, इजी है काफ़ी। और अब आई थिंक आपको भी क्लियर हो गया होगा पूरी अच्छे तरीके से। कुछ भी चीज़ अगर बची है तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओ, या फिर कोई भी क्वेरी है तो भी मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओ। और कितनी प्रेपरेशन आपकी हो चुकी है वो भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। बाय द वे, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना आपकी जिम्मेदारी है और वीडियो बनाना मेरी जिम्मेदारी है। तो मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। एंड टेलीग्राम ग्रुप के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, नाम है यूनिक क्लासेस, फटाफट जाके उसे ज्वाइन करो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।